प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 12th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखो, ये प्रयोग रदरफोर्ड व उसके दो शिष्य गाइगर और मार्टसन ने दिया था। अब देखो, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था समझते हैं। इन्होंने स्वर्ण पन्नी काम में ली। तो स्वर्ण पन्नी इसलिए काम में ली क्योंकि सोने की सबसे पतली परत बनाई जा सकती है, और इस स्वर्ण पन्नी की मोटाई थी वो 2.1 × 10⁻⁷ मीटर की थी। अब अल्फा कण चाहिए, तो अल्फा कण प्राप्त करने के लिए इन्होंने बिस्मिथ काम में लिया। रेडियो एक्टिव तत्व होता है बिस्मिथ काम में लिया, जिससे अल्फा कण प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इन प्राप्त अल्फा कणों को इन्होंने लेड की ईंटों में से गुजारा। ये देखो, प्रयोग में लेड की ईंटें रखी हुई है। इनमें से जब अल्फा कण जाएगा तो अल्फा कण की एक पुंज के रूप में ये स्वर्ण पन्नी पर पहुंचते हैं। इस स्वर्ण पन्नी के आगे एक ZnS लेपित पर्दा लिया, जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ पर्दा है। ये ZnS का पर्दा इसलिए लिया क्योंकि जब अल्फा कण इस पर्दे पर पहुंचते हैं तो चमक उत्पन्न करते हैं, और उसको हम चल सूचक या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। ये तो इसकी प्रायोगिक व्यवस्था थी। अब देखो, रदरफोर्ड ने इसमें क्या देखा, क्या परीक्षण लिए। जब अल्फा कण स्वर्ण पन्नी पर पहुंचते हैं तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए बिना मुड़े, यानी बहुत ही छोटे कोण पर थोड़े बहुत मुड़ के और आगे पहुंच जाते हैं। ठीक है, लगभग अल्फा कण सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण बड़े कोण पर परिकीर्णित हुए, ऊपर की तरफ मुड़ गए, कुछ नीचे की तरफ मुड़े, कुछ ऊपर की तरफ मुड़ गए। और कुछ बहुत ही कम भाग, लगभग 8000 में से एक अल्फा कण इस पन्नी के वापस इधर लौट आया। एक बार दोबारा देखो, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में एक स्वर्ण पन्नी काम में ली। स्वर्ण पन्नी इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि इससे सबसे पतली परत बनाई जा सकती है, और इन्होंने जो पन्नी काम में ली थी उसकी मोटाई 2.1 × 10⁻⁷ मीटर थी। इन्होंने अल्फा कण प्राप्त करने के लिए बिस्मिथ काम में लिया। बिस्मिथ से अल्फा कण प्राप्त किए। ये अल्फा कण को एक पुंज के रूप में प्राप्त करने के लिए इसे लेड की ईंटों में से गुजारा, जिससे अल्फा कण पुंज के रूप में इस स्वर्ण पन्नी पर पहुंचे। और जैसे ही स्वर्ण पन्नी पर पहुंचते हैं तो रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण पर आगे निकल गए, कुछ अल्फा कण बड़े कोण पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ विकीर्णित हो गए, और कुछ अल्फा कण यानी बहुत ही कम भाग, लगभग 8000 में से एक अल्फा कण इस पन्नी के वापस इधर लौट आया। अब देखो, प्रकीर्णित अल्फा कणों का पथ। इस डायग्राम के अंदर जो रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जो कण प्रकीर्णित हुए थे वो किस किस पाथ में गए वो दिखाया गया। देखो, ये है अपना लक्ष्य नाभिक, और लक्ष्य नाभिक के रूप में उन्होंने स्वर्ण का नाभिक काम में लिया। ठीक है, तो कुछ अल्फा कण, ये जो लाइनें दिखाई हुई है ये अल्फा कणों की गति की दिशा है। तो अल्फा कण अल्फा कण लक्ष्य नाभिक के एकदम से सिद्ध में आया, वो वापस उसी कोण पे वापस चला गया, जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस चला गया। ठीक है। कुछ अल्फा कण जो इसके नजदीक से पहुंचे वो देखो 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हुए। फिर जैसे ही ये अल्फा कण इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ी वैसे वैसे ये अल्फा कण 90 डिग्री पर मुड़ गया। फिर और इस कोण का मान और छोटा प्राप्त हो गया, फिर इस कोण का मान और छोटा प्राप्त हो गया। तो देखो, यहां से एक प्रकीर्णन यानी एक कोण प्राप्त होता है थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कोण। और प्रकीर्णन कोण क्या होता है? जो आपतित दिशा है, ये इधर आपतित दिशा है ना, अल्फा कण इधर से इधर जा रहा है, ये अल्फा कण की आपतित दिशा है। और प्रकीर्णित दिशा क्या होती है? यानी अल्फा कण यहाँ इस स्वर्ण नाभिक के पास पहुंचने के बाद में, लक्ष्य नाभिक के पास पहुंचने के बाद में किधर गया, वो क्या हो गई इसकी प्रकीर्णित दिशा। तो देखो, अगर आप इसको समझो प्रकीर्णन कोण, तो देखो बेटा, यहाँ पे ये प्रकीर्णन कोण बना है, यहाँ पे प्रकीर्णन कोण लगभग 90 डिग्री हो गया, यहाँ प्रकीर्णन कोण और छोटा हो गया, फिर यहाँ पे प्रकीर्णन कोण और छोटा हो गया, और यहाँ पे प्रकीर्णन कोण धीरे धीरे घटता घटता क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो देखिए,
जो जो अल्फा कण स्वर्ण नाभिक के सिर में आया था उसका प्रकीर्णन कोण कितना है 180 डिग्री, है ना। फिर प्रकीर्णन कोण का मान 180 डिग्री से कम हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया, फिर और कम हो गया, फिर ये और कम हो गया। तो याद रखना प्रकीर्णन कोण क्या होता है, आपतित अल्फा कण की दिशा व आपतित अल्फा कण की दिशा व प्रकीर्णित अल्फा कण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कोण बोलते हैं। अब देखो दूसरी डेफिनेशन यह है टक्कर या संघट्ट या प्राचल। ये बी क्या होता है, इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो जो लक्ष्य नाभिक है उससे जो आपतित अल्फा कण की लंबवत दूरी है, लक्ष्य नाभिक से आपतित अल्फा कण की दिशा की जो लंबवत दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, संघट्ट या प्राचल। देखो इसके अंदर दिखाई गई है, ये अल्फा कण का नाभिक है और इससे जो लंबवत दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, टक्कर या संघट्ट या संघात प्राचल कहते हैं। देखो अगर मैं आपको कहूं कि इस अल्फा कण के लिए संघट्ट या प्राचल का मान कितना था, तो आप कहोगे तो बिल्कुल सिद्ध में आ रहा है, इसका मतलब इसके लिए बी का मान कितना हो गया 0, और इसके लिए थीटा यानी प्रकीर्णन कोण का मान कितना हो गया 180 डिग्री। देखो अब इसके बाद में प्रकीर्णन कोण थोड़ा घट रहा है ना, 180 डिग्री से थोड़ा कम प्राप्त हुआ, और ये कुछ यहां से यहां तक की इसकी प्राचल हो गई, टक्कर प्राचल, और इसके लिए टक्कर प्राचल ये हो गई, इसमें थीटा का मान और कम हुआ। फिर इसके लिए टक्कर प्राचल ये हो गई, इसमें थीटा का मान और घटा, है ना। तो क्या देखा आपने, टक्कर प्राचल किसे मानेंगे कि आपतित अल्फा कण की दिशा की लक्ष्य नाभिक से जो लंबवत दूरी होती है उसको हम टक्कर या संघट्ट या संघात प्राचल कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखो रदरफोर्ड प्रयोग में क्या पाया कि अधिकांश अल्फा कण है वो सीधे निकल जाते हैं, ये देखो सीधी रेखा दिखाई दी है, तो सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण लघु कोण से, कुछ देखो छोटे कोण से प्रकीर्णित हुए, इससे इनके और इनके बीच में थे, छोटे कोण से प्रकीर्णित हुए, कुछ दीर्घ कोण से प्रकीर्णित हुए, कुछ दीर्घ कोण से प्रकीर्णित हुए, और फिर कुछ यानी बहुत ही कम भाग 8000 में से एक कण है वो वापस पुनः इसी दिशा में लौट आया, ठीक है। तो ये अल्फा कणों ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने परीक्षण लिया। अब देखो बेटा ये जो प्रकीर्णन कोण है वो किन किन पर निर्भर करता है। पहला है प्रकीर्णन कोण जेड पर निर्भर करता है। जेड होता है लक्ष्य नाभिक का परमाणु क्रमांक, लक्ष्य नाभिक जितना बड़ा होगा उतना ही प्रकीर्णन कोण ज्यादा होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल आ जाए कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की पतली पन्नी ले लूँ, आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो, है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर -27 होता है, जबकि जो अल्फा कण है उसका द्रव्यमान है वो कितना होता है, लगभग 6.64 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। तो हाइड्रोजन के जो नाभिक यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में अल्फा कण का द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे ये इसके अंदर क्या है, वास्तविक टक्कर होने के बाद में भी अल्फा कण वापस नहीं मुड़ता है। तो बात ये है कि ये जो लक्ष्य नाभिक ले रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा है उतना ही जो प्रकीर्णन कोण है उसका मान अधिक होता है। तो थीटा समानुपाती होता है जेड के। दूसरा थीटा व्युत्क्रमानुपाती बी। देखो यहां से मैंने देखा कि बी का मान अगर 0 था तो प्रकीर्णन कोण का मान 180 डिग्री प्राप्त हुआ। फिर बी का मान थोड़ा इंक्रीज किया तो प्रकीर्णन कोण का मान घट रहा है। फिर बी को थोड़ा और इंक्रीज किया, प्रकीर्णन कोण और घट गया। फिर बी को और इंक्रीज किया तो थोड़ा प्रकीर्णन कोण और घट रहा है। इससे क्या देखा आपने, जैसे जैसे आप बी का मान बढ़ाते जा रहे हो, लक्ष्य नाभिक के केंद्र से इसकी दूरी बढ़ाते जा रहे हो अल्फा कण की आपतित दिशा की, वैसे वैसे थीटा का मान घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रकीर्णन कोण व्युत्क्रमानुपाती है टक्कर प्राचल की, ठीक है। ये दो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टक्कर प्राचल बोलते हैं। और तीसरा ये निर्भर करता है अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा के, यानी अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा जितनी अधिक होगी
उतना ही थीटा का मान कम होगा। जितनी तेज गति से अल्फा कण आएंगे उतना ही थीटा का मान कम प्राप्त होगा, प्रकीर्णन कोण घट जाएगा। अब अपन देखते हैं थीटा व बी के मध्य संबंध। समझ गए होंगे थीटा क्या है? थीटा है प्रकीर्णन कोण, बी क्या है? बी है टक्कर या संघट या संघात प्राचल है। तो इसका एक संबंध है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी ई के, जहां के कूलम्ब बल नियतांक जिसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, के का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। अच्छा मात्रक बताओ इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, अगर हम इनकी वैल्यू रखें, अगर आप सपोज करो यहाँ पे अगर मैं बी का मान शून्य ले लूं, बी का मान क्या ले लिया मैंने? शून्य ले लिया। बी क्या है? टक्कर प्राचल है। और इसको यदि बी बराबर 0 हो तो बताओ क्या प्राप्त होगा? यदि बी बराबर शून्य हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर बी शून्य ले लूं तो के जेड ई यानी बी ई के से गुणा होके 0 हो जाएगा, तो नीचे टोटली क्या हो गया? 0 हो गया। और ऊपर क्या बचा? के जेड ई स्क्वायर में 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट, अनंत आएगा। इसका मतलब tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 कितना हो गया बच्चों? अनंत हो गया। क्यों वह अनंत है? क्योंकि बी का मान मैंने कंडीशन ली है कि अगर बी 0 हो जाए, अगर हम इस फॉर्मूले से चेक करते हैं, अगर मैं बी का मान 0 कर दूं तो थीटा कितना प्राप्त होता है? तो बी बराबर 0 हो तो यहाँ पे 0 किया तो ये नीचे का टोटल पद 0 हो गया, 0 का भाग इसमें लगाया तो इनफाइनाइट आया ना, अनंत। तो tan थीटा बाई 2 बराबर इनफाइनाइट। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, tan थीटा बाई 2 बराबर इनफाइनाइट की जगह क्या लिख सकता हूं? tan 90 डिग्री लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। अच्छा थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा बच्चों थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 इंटू 2 180 डिग्री। अगर b की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? तो आप कहोगे अगर b की वैल्यू संघट या प्राचल शून्य है तो थीटा का मान 180 डिग्री प्राप्त होता है। इससे विपरीत भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब थीटा 180 प्रकीर्णन कोण 180 डिग्री हो तो संघट या टक्कर या संघात प्राचल का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 0 होगा। समझ में आई होगी मेरी बात। देखो एक इसका ग्राफ दिया हुआ अपनी एनसीईआरटी में, तो देखते हैं एन थीटा की निर्भरता। एन थीटा पहले अपने जानते हैं कि एन थीटा है क्या, मैंने क्या माना है। एन थीटा बच्चों किसी कोण पर, कोई भी प्रकीर्णन कोण है, किसी भी कोण थीटा पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या ली है मैंने। तो ये किसी कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या है वो इन 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला लक्ष्य नाभिक के परमाणु क्रमांक के स्क्वायर के समानुपाती होती है। दूसरा जो प्रकीर्णन कोण है थीटा, इसके साइन की पावर थीटा बाई 4 थीटा बाई 2 के साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तीसरा जो अल्फा कणों की ई के क्या लिया मैंने? ई के है अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा। तो अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका देखो ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। थीटा यानी थीटा क्या है यहाँ? प्रकीर्णन कोण है। और एन थीटा क्या है? थीटा कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या। और इनके बीच में जब ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू 0 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 180 डिग्री तक है अगर अपन प्रकीर्णन कोण देखें। तो जब थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो देखो अधिकांश अल्फा कण है ना। अगर मान लो यहाँ पे अल्फा कणों की संख्या लो मैं, तो यहाँ पे अल्फा कण 0 10 की पावर 2 10 की पावर 4 10 की पावर 6 10 की पावर 8 10 की पावर 10 है ना। तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण है वो बहुत छोटे कोण पर, यानी थीटा का मान कम है तो अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए? छोटे कोण पर प्रकीर्णित हो गए। अधिकांश अल्फा कण बहुत छोटे कोण पर
परिकिणित हो जाते हैं। देखो जैसे जैसे कोण का मान बढ़ाया गया वैसे वैसे एन थीटा का मान घटता गया, जबकि अधिक कोण पर परिकिणित होने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, अधिकांश अल्फा कण थीटा की वैल्यू छोटी है, कम है तब, है ना, एन थीटा सबसे ज्यादा कण परिकिणित हुए। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते गए वैसे वैसे एन थीटा की वैल्यू घटती जा रही है। तो अधिक कोण के ऊपर जो परिकिणित अल्फा कण है उसका मान बहुत ही कम है। अब देखो बेटा, जो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण परिकिणन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसके आधार पर एक मॉडल दिया था जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो उनके जो मुख्य परिमाण या मुख्य निष्कर्ष या मुख्य अभिगरित बोलो जो निम्न है। देखो क्या क्या परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए थे, इसका मतलब अधिकांश भाग परमाणु का खोखला है जिसके कारण वो सीधे निकल गए। परमाणु का सारा धनावेश व लगभग सारा द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र पर स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। अब धनावेश यानी सब लगभग द्रव्यमान और पूरा का पूरा धनावेश उसके एक छोटे से भाग पर केंद्रित होता है। इसका पता ऐसे लगाया है कि बहुत सारे अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण लौट के आया था। इसका मतलब नाभिक बहुत छोटी सी दूरी के अंदर स्थित है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की होती है और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। अर्थात परमाणु की तुलना में नाभिक है वो 10⁵ गुना छोटा होता है। परमाणु की तुलना में नाभिक 10⁵ गुना छोटा होता है। लास्ट में परमाणु धनावेशित नाभिक के चारों ओर, परमाणु के धनावेशित नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इसको घूमने के लिए, है ना, इन्होंने बताया जैसे मान लो ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनको घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इन दोनों के बीच में जो कूलाम बल लगता है F = K, यहाँ पे मान लो प्लस Q, ये है ना, इस पर भी आवेश Q1, इस पर आवेश Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R, तो R²। यानी इनको जो बल प्राप्त होगा वो कूलाम बल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के निष्कर्ष। अब देखो रदरफोर्ड मॉडल द्वारा नाभिक का आकार ज्ञात करना। तो देखिए बेटा, इन्होंने एक तो स्वर्ण नाभिक लिया, और एक अल्फा कण। स्वर्ण नाभिक का परमाणु क्रमांक होता है 79, तो इन पर आवेश कितना हो जाएगा, इन पर आवेश हो जाएगा 79e। इसके आवेश को मैं Q2 मान लेता हूं और ये क्या है, स्वर्ण नाभिक। और स्वर्ण नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो अल्फा कण क्या होता है, 2He4 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक Z कितना है, 2 है। तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ में ये अल्फा कण बहुत दूर है, स्वर्ण नाभिक से बहुत अधिक दूरी पर है, तो इसलिए इसकी जो सारी की सारी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, वो इसमें गतिज ऊर्जा के रूप में है। यानी यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा तो हाफ, अगर मान लो इसका m द्रव्यमान है तो हाफ mv² है, लेकिन ये बहुत दूरी पर है तो सारी यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे 0 है। अब जैसे जैसे ये इसके नजदीक आएगा, है ना, अल्फा कण जब ऐसे इसके नजदीक पहुंचता है तो ये इससे टकराता नहीं है, इससे कुछ दूरी पर, है ना, क्योंकि इस पर भी प्लस आवेश है, स्वर्ण नाभिक पर भी प्लस आवेश है और अल्फा कण पर भी प्लस आवेश है, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होगा और ये यहाँ पे कुछ दूरी पहले रुक जाता है, R0 दूरी पर। और ये R0 दूरी है, ये निकटतम पहुंच की दूरी है, निकटतम पहुंच की दूरी, मतलब ये जो अल्फा कण
कितनी दूरी पर जाके रुक जाता है, अल्फा कण से के सॉरी अल्फा कण है स्वर्ण नाभिक से कितनी दूर है, वो है इसके निकटतम पहुंच की दूरी। और इससे रदरफोर्ड ये पता लगाता है कि भाई नाभिक का आकार ये इससे टकराया तो है नहीं, प्रत्यक्ष टक्कर तो होगी नहीं, इसलिए ये जो आर नोट दूरी है तो इस नाभिक का आकार इस आर नोट से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम आर नोट निकालेंगे। और उससे ये आइडिया लगा लिया था रदरफोर्ड ने कि भाई जो निकटतम पहुंच की दूरी ये जो भी दूरी आएगी वो उससे अधिक तो नाभिक का आकार नहीं हो सकता। तो देखो जब ये यहाँ पे कहा कि भाई ये यहाँ पे जाके अल्फा कण रुक जाता है आर नोट स्वर्ण नाभिक से, अब कितनी दूरी पर है अल्फा कण, आर नोट दूरी पर है, यहाँ पे जाके रुक गया तो इसका वेग कितना हो गया बच्चों, शून्य हो गया। वेग शून्य हो गया तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, शून्य। अब इनके पास जो कुल ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, और स्थितिज ऊर्जा होती है के इस पर आवेश Q1 इस पर आवेश Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि अभी अल्फा कण कहाँ है, यहाँ पे है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आर नोट। ठीक है, अब देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है भाई, प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा बराबर अंतिम यांत्रिक ऊर्जा। तो प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा मैं मान लेता हूं ये EI इनिशियल और ये फाइनल, तो EI इज इक्वल टू EF। यहाँ पे आपने देखा कि इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² थी और स्थितिज ऊर्जा 0 क्यों हुई, क्योंकि K इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, लेकिन इसके बीच की दूरी मान लो बहुत दूर है, इनफाइनाइट मान लेते हैं, इनफाइनाइट का इसमें भाग लगाएंगे, शून्य आएगा। चलो EF यानी इसका यहाँ पे क्या हो गया, वेग 0 हो गया, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv0 हो गया, प्लस स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2 अपॉन आर नोट। बोलो यहां तक समझ में आया। तो इधर तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा आपके पास, हाफ mv² बचा। इधर ये 0 हो गया तो तुम्हारे पास क्या बचा, K Q1 Q2 अपॉन आर नोट बचा। तुम्हें आर नोट निकालना है तो आर नोट आप इधर लेके आओ, तो आर नोट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, K Q1 Q2 अपॉन 1/2 mv²। ये बेटा आ गई निकटतम पहुंच की दूरी। ये क्या आई, निकटतम पहुंच की दूरी, यानी इतना निकट जाके ये अल्फा कण रुक जाता है। तो अगर हम ये दूरी निकालना चाहें तो K तो क्या है यहाँ पे, कूलाम बल नियतांक है, K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अच्छा Q1 क्या है, इस पर आवेश अल्फा कण पर आवेश, तो Q1 की वैल्यू 2E है। Q2 क्या है, Q2 इस स्वर्ण नाभिक पर आवेश है जिसका मान 79E है। अच्छा उसके बाद में हमें ये नीचे गतिज ऊर्जा चाहिए। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानी। कितनी मानी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्रयोग में उन्होंने ऊर्जा ली। तो देखो अगर ये वैल्यू रखेंगे, देखो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसको पहले अपने को जूल में चेंज करना पड़ेगा। आप अगर चेक भी करके देखो तो 1/2 mv² मतलब 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में बदलना पड़ेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाओ, तो 5.5 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इसको जूल में बदलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में बदलते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा किया जाता है, 5.5 × 10⁻6, और इसको अगर जूल में चेंज करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। आपके पास K का Q1 Q2 और गतिज ऊर्जा का मान है। अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो इससे निकटतम पहुंच की दूरी बच्चों आ जाएगी। देखो ये सारी वैल्यू रखोगे, K की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है 2E,
ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। Q2 की वैल्यू 79 ई है, 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई ये 1/2 mv² की वैल्यू 5.5 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 है ना। तो आर नोट, देखो इसको सोल्व करोगे ना, आप सोल्व करोगे तो आपके पास आर नोट की वैल्यू आ जाएगी लगभग 40 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर। सोल्व कर लेना, ये दूरी आ जाएगी। इसका मतलब हो गया आर नोट बराबर 40 फर्मी मीटर, और इसका मतलब ये हो गया कि जो निकटतम पहुंच की दूरी 40 फर्मी मीटर से 40 फर्मी मीटर आई है। इससे स्पष्ट होता है कि नाभिक का आकार, इससे स्पष्ट होता है कि नाभिक का आकार 40 फर्मी मीटर से अधिक नहीं हो सकता। नाभिक का आकार 40 फर्मी मीटर से अधिक नहीं हो सकता। अगर रदरफोर्ड मॉडल द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, चाल व कुल ऊर्जा ज्ञात करना। देखो बेटा, ये नाभिक और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये रदरफोर्ड ने एल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में बता दिया था। तो इसका जैसे आवेश जेडी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ई वी वेग से, जिसका द्रव्यमान m है, और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है जो r है, तो ये इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ये कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें तो रदरफोर्ड के अनुसार क्या देखा आपने, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है? अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले कूलाम बल से प्राप्त होता है। कूलाम बल से प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या हो जाएगा? कूलाम बल, है ना। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या हो जाएगा? कूलाम बल। अभिकेंद्रीय बल बराबर कूलाम बल। अब ध्यान देना, अभिकेंद्रीय बल, इसका द्रव्यमान m है, v चाल से चल रहा है, v², त्रिज्या r है, तो mv²/r अभिकेंद्रीय बल हो गया। अच्छा, कूलाम बल k, q1 का मान ZE है, q2 का मान E है, डिवाइडेड बाई r²। r² से एक r गया, तो आपके पास क्या है? mv² बराबर kz E² डिवाइडेड बाई r, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, कक्षा की त्रिज्या। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी? कक्षा की त्रिज्या, अगर हम स्मॉल r की वैल्यू यहां से निकालना चाहिए समीकरण 1 से, तो स्मॉल r हो जाएगा बच्चों, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, क्या आ गया? kz E²/mv²। ये कक्षा की त्रिज्या आ गई। अब इलेक्ट्रॉन में, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा कक्षा में? यहां से आप v भी निकाल सकते हो, तो v² बराबर आ जाएगा, इस m को इधर भेजो, kz E² डिवाइडेड बाई m को इधर भेजा तो mr। अगर v हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो v बराबर इधर अंडर रूट लग जाएगा अपॉन mr। ये
कक्षा में, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया। तीसरा पूछा कुल ऊर्जा। देखो कुल ऊर्जा बच्चों, कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की ऊर्जा हो सकती है। एक तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मैं डिनोट कर रहा हूं इसको ई के से। फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो समीकरण 1 से एम वी स्क्वायर का मान ये है, तो एम वी स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से ई के बराबर क्या आ गया, ई के बराबर आ गया 1/2, यानी 1/2 तो एजिटेटर रख लिया, एम वी स्क्वायर की जगह आपने ये रखा, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये इसकी गतिज ऊर्जा आ गई। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मैं डिनोट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को U से, U इजिकल टू के। देखो फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, के Q1 Q2 अपॉन R। तो के Q1 की वैल्यू बताओ क्या है, ये Q1 की वैल्यू है और ये Q2 की वैल्यू है। तो Q1 की वैल्यू कितनी है ZE, Q2 की वैल्यू कितनी है E, डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस है R। तो U कितना आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गई स्थितिज ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा दोनों का योग होगा, दोनों का योग क्या हो जाएगा कुल ऊर्जा। अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर ई के प्लस यू, वैल्यू रख दो। ई के की वैल्यू कितनी आई, ई के की वैल्यू आई बच्चों 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और u की वैल्यू कितनी आई प्लस की, दोनों को ऐड करना। लेकिन ध्यान देना यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखो स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो ये पॉजिटिव आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है नेगेटिव आवेश, तो ये माइनस का निशान आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस निशान, और ये माइनस फिर यहाँ पे भी आएगा। तो ये किस में आई माइनस में, u की वैल्यू किस में आई माइनस में, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो E इजिकल टू आ जाएगा, देखो हाफ के जेड ई स्क्वायर प्लस का और के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस का, तो माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बचा, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अब इनके बीच में रिलेशन देखें, यानी ई के यू व ई के मध्य संबंध। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा में संबंध। देखो बेटा ई के बराबर, ई के की वैल्यू क्या है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और ई की वैल्यू कितनी है माइनस की हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका मतलब ई के बराबर हम क्या लिख सकते हैं माइनस का ई लिख सकते हैं, ई के बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस ई लिख सकते हैं। अच्छा, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है देखो माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, u की वैल्यू ये है और e की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह है। ध्यान देना अगर मैं के जेड ई स्क्वायर की जगह u रख दूं माइनस का भी साथ, तो e इजिकल टू क्या हो जाएगा, e इजिकल टू हो जाएगा u इजिकल टू u बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो मैंने, ध्यान देना E बराबर क्या है माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, और U की वैल्यू है माइनस से के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो E इजिकल टू कितना हो गया बच्चों, U इजिकल टू 2E हो गया। ध्यान देना U इजिकल टू कितना हो गया 2E हो गया। अगर आपको U निकालना हो तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, U निकालना हो तो 2 से E को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास U आ जाएगा। तो U इजिकल टू क्या संबंध आ गया 2E। ध्यान रखना
E इज इक्वल टू माइनस का E और U इज इक्वल टू -2E। अब देखो दो तीन बातें मैं आपको बताऊं, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है, कुल ऊर्जा भी नेगेटिव आती है, लेकिन गतिज ऊर्जा धनात्मक आएगी। देखो ये E के इक्वल टू -E, लेकिन E की वैल्यू रखोगे तो E खुद भी माइनस में, अरे E की जगह क्या लिखोगे, -1/2 kZe²/r, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो गतिज ऊर्जा तो आएगी बच्चों प्लस में, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा किस में आएगी, माइनस में आएगी, ध्यान रखना। अब देखो बेटा रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया था। रदरफोर्ड के अनुसार यानी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में त्वरित गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा। अच्छा, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार पथ में है, सर्पिलाकार पथ में गति करता हुआ अंत में नाभिक में गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा इसका मतलब परमाणु का नष्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन वास्तव में परमाणु स्थायी होता है, लेकिन इसको रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। दूसरी बात है, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम तो क्या होता है, सतत ना होकर रेखीय होता है। इसे भी रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। और लास्ट में है रदरफोर्ड स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रताओं को भी नहीं समझा पाया था। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की 3 कमियां।